चलो देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्यूरिफिकेशन। अगर हमारे पास प्यूरिफिकेशन करना है, अगर हमारे पास प्यूरिफिकेशन करना है तो हमारे पास एनोड पे क्या रखना पड़ेगा, इम्प्योर को, और कैथोड पे हमारे पास प्योर को। कि जब हमारे पास एनोड जो होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन पे हमारे पास, ऑक्सीडेशन पे इम्प्योर रखते हैं, वहाँ से इम्प्योर जो होगा उसमें जो प्योरिटी होगा सिर्फ वही ऑक्सीडाइज होगा और कैथोड पे आके डिपॉजिट होगा। अगर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कहने का मतलब सीधा सिंपल, जिसके ऊपर कोटिंग करना है, तो जिस मेटल का कोटिंग करना है उसको हम एनोड पे रखेंगे, जिसके ऊपर कोटिंग करना है उसको हम कैथोड पे रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन गैस किसमें हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 लेंगे, सिल्वर का ही यूज करेंगे। अगर सिल्वर का ही इलेक्ट्रोलाइट है और सिल्वर का ही हमारे पास अगर इलेक्ट्रोड है तो सिल्वर ही ऑक्सीडाइज होगा, सिल्वर ही रिड्यूस होगा, तो उस केस में ऑक्सीजन तो हमारे पास फॉर्म ही नहीं होगा। दूसरा देखो, एक्वस AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो अगर हमारे पास कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन, सिल्वर का रिडक्शन होगा, और एनोड पे हमारे पास वाटर का ऑक्सीडेशन, सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन होगा। देखो सिल्वर हमारे पास Ag से हमारे पास जो Ag प्लस जाने में जितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, तो हमारे पास वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन बनेगा। दूसरा, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये H2SO4 का हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता था, H प्लस ऑक्सीड हमारे पास रिड्यूस होता था, और हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड वो हमारे पास क्या होता था, तो H प्लस रिड्यूस होता था और H2SO4 ऑक्सीडाइज होता था, मार्शल एसिड। तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या बनाएगा, ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, इसमें हमारे पास नहीं, हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं ना, सॉरी डाइल्यूट है। डाइल्यूट अगर है तो सर हमारे पास मार्शल एसिड नहीं बनेगा, कंसंट्रेटेड में बनता है, और सल्फेट का हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है एज कंपेयर टू वाटर, तो इसमें भी हमारे पास ऑक्सीजन फॉर्म होगा। दूसरा, हाईली कंसंट्रेटेड, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4, इसमें हमारे पास H प्लस रिड्यूस होगा और सल्फेट जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, और वहाँ पे हमारे पास मार्शल एसिड बनेगा H2O8 पर 2-, तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, तो दो ऑप्शन बी और सी में हमारे पास ऑक्सीजन फॉर्म होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, प्रोडक्ट विच कैन नॉट ऑब्टेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, तो ब्राइन सॉल्यूशन मतलब हमारे पास NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो जिसमें हमारे पास क्लोरीन क्लोराइड आयन क्लोरीन में चेंज होगा, वाटर ऑक्सीडाइज होके, सॉरी वाटर रिड्यूस होके OH- और हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। तो पहला देखो, हाइड्रोजन गैस हमारे पास फॉर्म होगा, तो हमसे ये पूछा हुआ है कौन नहीं फॉर्म होगा, तो हाइड्रोजन गैस हमारे पास फॉर्म हो रहा है। OH- सोडियम है, सोडियम NaOH फॉर्म बना लेगा, तो ये भी फॉर्म होगा। क्लोरीन गैस भी फॉर्म होगा, हमारे पास HCl रिएक्शन ये इलेक्ट्रोलिसिस के ड्यूरिंग फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हमारे पास इसमें क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, सेम ही चीज काम करें, कौन सा अब हमारे पास पूछा हुआ करेक्ट, पिछले वाले में पूछा हुआ था कौन सा फॉर्म नहीं होगा, तो अब करेक्ट कौन सा है, यहाँ पे देखोगे OH- फॉर्म एट कैथोड, तो हमारे पास वाटर का रिडक्शन होता है, OH- फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, तो ये हमारे पास करेक्ट है। बाकी ऑक्सीजन गैस हमारे पास, अगर हम अगर ऑक्सीजन गैस हमारे पास फॉर्म ही नहीं होगा, ऑक्सीजन देख, अगर हमारे पास NaCl जो था या Na+Cl- और हमारे पास वाटर, तो ये हमारे पास क्लोरीन गैस फॉर्म होता है, और ये हमारे पास OH- और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा, तो ऑक्सीजन तो फॉर्म ही नहीं होता, ऐसे गलत हो गया। क्लोरीन फॉर्म होगा मगर एनोड पे, कैथोड पे नहीं, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा हमारे पास कैथोड पे, एनोड पे नहीं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
हमारे पास बोला हुआ कि अलग अलग मेटल दिया हुआ है, अगर एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस हमारे पास इवॉल्व होगा, लिबरेट लिबरेट H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो होगा, जब मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस तभी हमारे पास प्रोड्यूस होगा जब हमारे पास मेटल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव हो या रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास नेगेटिव हो। वाटर का सीधा सिंपली कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होना चाहिए। तो अगर मोर रिएक्टिव है, मेटल का रिएक्टिविटी हमारे पास हाइड्रोजन से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर रिएक्टिविटी मेटल का देखते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, तो अगर हाइड्रोजन का 0 है तो मेटल क्या क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का 0 होता है तो हम मेटल्स का क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ से देखो दो ही एलिमेंट्स का हमारे पास नेगेटिव है और वो है वेनेडियम और क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट हमारे पास हमने इलेक्ट्रोलिसिस में दो टाइप्स का पढ़ना था। एक हमारे पास था क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा, तो वो हमने देख लिया। अब हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि कितना क्वांटिटी हमारे पास फॉर्म होगा। तो अगर हम बात करें कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो सोडियम सॉल्यूट बनेगा, तो उसको बोल सकते हैं 1 मोल हमारे पास सोडियम अगर रिड्यूस करना है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास चाहिए, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 मोल सोडियम फॉर्म होगा, मतलब हमारे पास 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स करने का मतलब 96,500 कूलम, मतलब 1 फराडे। मैग्नीशियम 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैग्नीशियम सॉल्यूट बनेगा, मतलब 1 मोल मैग्नीशियम रिड्यूस करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 2 फराडे चाहिए। तीसरा, एल्युमिनियम का अगर हमारे पास 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, सॉल्यूट बनेगा। तो 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए 3 मोल चाहिए, 3 मोल मतलब 3 फराडे हमारे पास 27 ग्राम को रिड्यूस करेगा, तो 1 ग्राम 9 ग्राम। अगर यहाँ पे 2 फराडे हमारे पास 24 ग्राम को रिड्यूस करा तो 1 फराडे 12 को, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 फराडे कितना करेगा, 23 ग्राम। तो अगर हम यहाँ से जनरल टर्म्स लिखना चाहेंगे, जनरल करना चाहेंगे कि मेटल है, मेटल n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, मेटल पे n पॉजिटिव था, n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल सॉलिड बनाएगा, तो ऐसा बोल सकते हैं कि n फराडे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसका 1 मोल हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस। तो अगर 1 फराडे पास करेंगे तो 1/n मोल होगा। अब हमने क्या किया कि जो मोल्स को हम लोग चेंज कर रहे हैं कि मोल्स में टर्म्स में नहीं लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है तो उसको वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। आपने पढ़ा था मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के रिलेशन में ये टर्म्स, और हमने आपको रेडॉक्स में और इसमें बहुत डिटेल्स में बताया था। तो यहाँ से देखना, अगर हमारे पास n फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास 1 मोल रिड्यूस होगा, तो 1 फराडे करेंगे तो 1/n। अब मोल्स को हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज करना चाहते हैं, तो वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर कैटायंस के लिए क्या होता है, जितना उस पर चार्ज होता है, तो इस पर चार्ज कितना है, n+, मतलब n लेंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n कैंसिल हो गया, बचेगा हमारे पास सिर्फ क्या, 1। तो अगर 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होगा, फॉर्म होगा। अब हमारे पास देखो ये जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो एक्चुअली में आपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब पढ़ा था तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि हमारे पास गिवन वेट बाय हमारे पास इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का। तो अगर हमारे पास ये 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो वेट होगा वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, तभी ये तो 1 आया। मतलब ऐसा लिख सकते हैं W बराबर हमारे पास E, तो वेट जो होगा वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को अगर हम चेंज करना चाहेंगे इक्विवेलेंट में, तो हमारे पास 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट के अमाउंट का हमारे पास या तो डिपॉजिट होगा या तो लिबरेट होगा। अब यहाँ से देखना, क्या हम वही काम किए हैं। अगर हमारे पास 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो देखना हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मोलर मास कितना हो जाएगा सोडियम का, 23 ग्राम। 23 ग्राम डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना, 1, 23/1, 23 ही इक्विवेलेंट वेट के बराबर फॉर्म हुआ। दूसरा देखो मैग्नीशियम में हमने क्या किया था, 1 फराडे जब पास करेंगे तो 12 ग्राम। देखो मॉलिक्यूलर मास मैग्नीशियम का 24, वैलेंसी फैक्टर 2, 24/2 12, तो 1 फराडे पास करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर हमारे पास डिपॉजिट होगा। एल्युमिनियम हमारे पास है, 1 का हमारे पास 27, वैलेंसी फैक्टर 3, 27/3 9, तो जब 1 फराडे पास कर रहे थे तो हमारे पास 9 ग्राम।
नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास जब 1 कूलम हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास कितना हमारे पास सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो देखो हमारे पास अभी हमने बोला कि सिल्वर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो सिल्वर डिपॉजिट होगा। अब यहाँ से देखो 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हम सीधा बोल सकते हैं इसका 1 मोल मतलब इसका एक भी 1 मोल मतलब 1 फराडे, इलेक्ट्रॉन्स का 1 फराडे हो जाएगा। ये 108 ग्राम मतलब 1 फराडे मतलब 96,500 कूलम। तो 96,500 कूलम हमारे पास कितना डिपॉजिट करेगा, 108 ग्राम। अब अगर 1 फराडे करेंगे तो 108 बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, 96,500। ये ई बाय हमारे पास ई बाय 96,500 हम लोग बोलते हैं 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे Z। ये था फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास फर्स्ट लॉ में ये टर्म्स आएगा। नेक्स्ट देखना, हमसे क्या पूछा हुआ था सेकंड, कि हमारे पास कितना कूलम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा, या चार्ज कूलम क्या था, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ वाटर, कि वाटर का 1 मोल ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे पास कितना कूलम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो देखो 1 मोल ऑक्सीडाइज करना है तो हमारे पास 2 फराडे चाहिए। 2 फराडे मतलब हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 96,500 कूलम। मल्टीप्लाई करेंगे जितना हमारे पास आंसर आएगा वही हमारे पास वो टर्म्स को क्या लिखेंगे 10 टू पावर 5 में। अब उसको जो नेरेस्ट इंटीजर में होगा उसको में चेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या था कि 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करेंगे तो x इंटू 10 टू पावर -1 ग्राम हमारे पास कॉपर हमारे पास डिपॉजिट होगा फ्रॉम कॉपर सल्फेट से। तो x का वैल्यू बताना है तो इक्वेशन क्या बनेगा, कॉपर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो कॉपर सॉलिड मतलब 2 फराडे 1 मोल को रिड्यूस करेगा। तो 1 फराडे हमारे पास यहाँ पे बोला हुआ है ना कि 1 फराडे, तो 1 फराडे कितना करेगा, हाफ मोल मतलब 0.4 0.5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर -1। तो हमारे पास कितना मोल आ जाएगा, हमें 10 टू पावर -1 में पुट करना था और यहाँ पे लिखा हुआ था ग्राम एटम का मतलब होता है मोल्स। तो हमारे पास 5 इंटू 10 टू पावर -1 मोल हमारे पास आ जाएगा। तो आंसर जो था वो x इंटू 10 टू पावर -1 के टर्म्स में बताना था। नेक्स्ट अब हमारे पास ये हमारे पास दे दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है, कांस्टेंट करंट वाज सप्लाई थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AuCl4 माइनस आयन बिटवीन गोल्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स द इंक्रीजेस इन मास ऑफ कैथोड वाज 1.314 ग्राम, टोटल चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन इज। ठीक है, हमारे पास देखो हमारे पास AuCl4 आयन्स है, ये हमारे पास आयन है। अब इसमें हमारे पास क्या है, गोल्ड इलेक्ट्रोड। देखो गोल्ड का ही हमारे पास इलेक्ट्रोड है और गोल्ड का ही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो गोल्ड ही ऑक्सीडाइज होगा और गोल्ड ही रिड्यूस होगा। दूसरा अब हमारे पास बोला था कि 10 मिनट की इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो उसके बाद वजन हमारे पास कितने से इंक्रीज हो जाता है, इतना से। तो इतना से इंक्रीज हो रहा है मतलब इतना मास क्या हुआ होगा, डिपॉजिट हुआ होगा। तो अगर हमारे पास इतना मास डिपॉजिट हुआ होगा तो हमसे ये पूछा हुआ है कि इसको डिपॉजिट होने के लिए कितना फराडे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया होगा। अब यहां से देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले तो इक्वेशन लिखेंगे AuCl4 पर माइनस, अब इससे हमें क्या बनाना है, गोल्ड। अब यहां से अगर गोल्ड बनाना है तो देखो पहला तो यहां पे 4 माइनस है और इस पे हम x -4 लिख सकते हैं और इज इक्वल्स टू -1 होगा। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास 4 उधर चला जाएगा तो 3 प्लस आएगा, मतलब इसके पास 3 प्लस है, मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमारे पास 3 फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो गोल्ड का हमारे पास मास दे दिया हुआ है 197 ग्राम हमारे पास होगा। अब इसी चीज को हमें जो करना है वो उल्टा कर देना है आपको, कि ऐसा लिखेंगे 197 ग्राम के लिए हमारे पास कितना पास करेंगे, 3 फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे या 3 फराडे चार्ज पास करेंगे। तो हमारे पास 1 ग्राम के लिए कितना पास करेंगे, 3/197। हमारे पास कितना डिपॉजिट हो रहा था, 1.314 ग्राम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 197 इंटू 1.
1.314। बस यहाँ पे देखो ना, ये 18 नहीं, इसको सॉल्व करना जितना आएगा उसको बस क्या करना है, 10⁻⁻2 के टर्म्स में आपको लेकर आना है। अब जो भी आएगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन खुद से करना। नेक्स्ट अब यहां से देखना, हमारे पास फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फराडे हमारे पास हमने बोला था जब कंडक्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था दो हमारे पास मेटालिक कंडक्टर जो होगा फराडे लॉ फॉलो नहीं करेगा, और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फराडे लॉ फॉलो करेगा। तो फराडे लॉ अब हमारे पास देखने की बारी आ गई क्या होता है। तो फराडे लॉ क्या होता है कि हमारे पास जितना अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना हमारे पास अमाउंट या तो डिपॉजिट होगा या तो लिबरेट होगा। वही लिखा हुआ, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड और मास डिपॉजिटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। कितना हमने चार्ज पास किया उतना हमारे पास क्या होगा, डिपॉजिट। कम पास करेंगे करंट तो कम इलेक्ट्रोलिसिस होगा, कम इलेक्ट्रोलिसिस होगा कम गैस फॉर्म होगा या कम डिपॉजिट होगा। तो यहां से देखो ऐसा लिख सकते हैं, वेट जो हमारे पास डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब चार्ज जो हम लोग करेंगे वो करंट सप्लाई करके करें, तो हम यहां से लिख सकते हैं करंट इज इक्वल्स टू 4/टाइम, यही तो लिखते हैं। अब यहां से चार्ज इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे चार्ज को रिप्लेस कर दिए करंट इनटू टाइम। अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो ये Z क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, कुछ देर पहले हमने बात किया था। अभी फिर से अभी इस टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे। जब हमारे पास करंट को 1 एम्पियर करंट पास करेंगे फॉर 1 सेकेंड के लिए, तो हमारे पास जो चार्ज आएगा वो 1 कूलम आएगा। कि अगर करंट 1 एम्पियर है और 1 सेकेंड के लिए पास करेंगे तो एम्पियर सेकेंड जो होता है वो 1 कूलम के बराबर होगा। तो अगर 1 कूलम के बराबर होगा तो हमारे पास ये फॉर्मूले में अगर I और T का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो W क्या हो जाएगा, Z के बराबर। तो Z के अगर बराबर होगा तो मतलब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होता। तो हमारे पास मतलब 96,500 कूलम पास करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट के अमाउंट के इक्वल डिपॉजिट होगा। तो अगर 1 कूलम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था 1 कूलम ही तो आ रहा था, तो 1 कूलम पास करेंगे तो E/96,500, यही है Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कि जब 1 कूलम चार्ज पास करेंगे तो जो हमारे पास मास डिपॉजिट होगा वही है 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और Z बराबर क्या गया, E/96,500। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया E/96,500 I इंटू T, और E हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलते थे, मॉलिक्यूलर मास बाय हमारे पास वैलेंसी फैक्टर। अब देखो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो अगर उसमें हम करंट पास करेंगे, अगर हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और दोनों में हम सेम करंट पास करेंगे तो जो हमारे पास मास डिपॉजिट होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हम लोग एक लिख सकते हैं कि जितना हमारे पास मास डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा। अब यहाँ से देखो, मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट सेल हमारे पास है और सेकेंड सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो अब हमारे पास देखो W बराबर क्या लिख सकता है, E1/96,500। इसको चार्ज की जगह अगर आप लिखना चाहोगे Q1 तो Q1 भी लिख सकते हो। W2 बराबर हमारे पास E2/96,000, ये चार्ज को अगर आप Q2 मानना चाहते हो तो Q2 भी मान लो। अब अगर हमारे पास क्या बोल रहे थे कि दोनों में हमने सेम करंट पास किया है, सेम करंट पास किए हैं तो चार्ज दोनों का बराबर, तो ये टर्म्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड इक्वल। अगर चार्ज अगर हमारे पास सेम है, लेफ्ट साइड अगर बराबर है तो राइट साइड भी तो बराबर होगा, और राइट साइड बराबर होगा W1/E1 96,500 इज इक्वल्स टू W2/E2 इंटू 96,500। ये 96,500 कैंसिल हो जाएगा, W1/E1 इज इक्वल्स टू W2/E2। या तो देखो ये फॉर्मूले के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर हमने लिखा कि जितना मास डिपॉजिट होगा वो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप इसके बेसिस पे भी अगर बनाना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, देखना W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो अगर हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए लिख सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में W1 इफ डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट E1 है, और सेकेंड हमारे पास जो होगा ये हम मान रहे हैं फर्स्ट का,
ये हमारे पास सेकेंड है, तो इसमें लिखेंगे W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। अब हमारे पास W1 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ E1 लिख सकते हैं, W2 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ E2 लिख सकते हैं। K बराबर हमारे पास W1 बाय E1 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा K बराबर W2 बाय E2। अगर हमारे पास कांस्टेंट दोनों सेम है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W1 बाय E1 इज इक्वल्स टू W2 बाय, तो किसी स्टेज से फॉर्मूला निकालो, सेम ही रिजल्टेंट आएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखना हमने, अच्छा ये क्वेश्चंस आपको आप लोग बना सकते हो, बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।